औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Students, हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। ये इस टॉपिक में ये 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं और ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से कैल्शियम आयन एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इसी तनाजुर में डिस्कस किया था। हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और किस तरीके से एटीपी के मॉलिक्यूल मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय द कैल्शियम आयन, इसमें हम देखेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इट इज इनिशिएटेड बाय द नर्व इंपल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने अभी नर्व्स के बारे में बात नहीं की। हमें पता है कि मसल जो है, नर्व फाइबर जो है, इनके इर्द गिर्द न्यूरॉन यानी कि नर्वस सिस्टम से भी इनके साथ आके अटैच हुए होते हैं, जो कि प्रॉपर इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट है, ये जो मसल्स की मूवमेंट है, ये अंडर द नर्वस कंट्रोल होता है। तो जिस जगह पे न्यूरॉन आके मसल के साथ अटैच हो रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये मसल फाइबर में ये मायोफिब्रिल, एक मायोफिब्रिल दिखाया गया है। ये मसल फाइबर का न्यूक्लियस, और ये देखिए मोटर न्यूरॉन जो यहाँ पे आके साइनेप्स बना रहे हैं। ये मोटर न्यूरॉन के पार्ट वो एंड वाले, और ये यहाँ पे आके साइनेप्स बना रहे हैं। यानी कि मैसेज ब्रेन से आ रहा है कि मसल ने कब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है। तो अगर हम इतने सी बात को, साइनेप्स को यहाँ पे बड़ा करके देखें, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमें साइनेप्स नजर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जब मैसेज आ रहा है न्यूरॉन से, तो ये एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में, देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये मैसेज न्यूरॉन से शिफ्ट हो रहा है मसल फाइबर की तरफ। तो इस तरीके से फिर जो है ना वो ये मैसेज है, ये फिर नेक्स्ट टी ट्यूब्यूल से गुजर कर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास आता है। तो ये मैंने आपको बात बतानी थी। यहाँ पे ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि जिस जगह पे न्यूरॉन आके मसल के साथ अटैच हो रहे होते हैं। राइट। इनिशिएटेड बाय द नर्व इंपल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल फाइबर्स आर इनर्वेटेड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन और अ मोटर यूनिट। यानी कि ये जो मसल फाइबर्स हैं, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन भी आके इनमें नर्व इंपल्स को जनरेट कर सकता है। ये इनको जो है वो एक्टिवेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल फायर्ड बाय द मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो कि मैसेज लेके आ रहे हैं ब्रेन से, वो जो एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगे, यानी कि जहां पे साइनेप्स बनाया है इन्होंने मसल के साथ, वहां पे जब मैसेज आएगा तो इस मैसेज के रिस्पॉन्स के तौर पर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। टी ट्यूब्यूल एंड इट्स रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर टी ट्यूब्यूल्स, व्हाट इज टी सिस्टम एंड राइट ऑन इट्स रोल। सार्कोलेमा यानी कि जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, ऑफ द मसल फाइबर सेल पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म हॉलो elongated tube, the transverse tubule या T tubule, T for transfer tubules. The lumen is continuous with the extracellular fluid. तो स्टूडेंट ये देखें आपके सामने ये सार्कोलेमा, यानी कि ये छोटा सा पोर्शन काट के दिखाया गया है, ये सार्कोलेमा, और आपको ये छोटे पोर्स से नजर आ रहे हैं। और ये देखिए पोर्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किए हुए हैं। बस इन ट्यूब, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, इनको हम कह रहे हैं, ये देखिए बाहर से सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा ये जो हमें ओपनिंग नजर आ रही है, असल में ये ट्यूब्यूल है, ये एक ट्यूब है, ये भी एक ट्यूब है,
इस तरीके से और भी बहुत ज्यादा आपको सार्कोलेमा के ऊपर ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो ये बहुत ज्यादा ट्यूब्यूल्स मिलके टी सिस्टम बनाती है। The thousand of the T tubules of each muscle cells are collectively called T system। ये मिल के जो है ये T system बना रही होती हैं। It extends and encircles the myofibril at the level of Z line। ये Z line तक जो है ना, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये उसको एनसर्कल किए हुए होती हैं मायोफिब्रिल्स को। The T tubules and the terminal portion of the adjacent envelope of the sarcoplasmic reticulum form triads at regular interval। स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो ये देखें ये टी ट्यूब्यूल्स, ये देखें ये टी ट्यूब्यूल, ये टी ट्यूब्यूल, और ये देखिए ये चूंकि ये सारा का सारा अंदर वाला जो, अब ये देखें ये आपको जी लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे आपको जी लाइन ब्लैक वाली नजर आ रही है इन टी ट्यूब्यूल्स ने, और साथ ये देखिए ये जो आपको लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपको ट्यूब्यूल नजर आ रही हैं, इनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स हैं। ये मिलके देखिए ये टी ट्यूब्यूल, ये वाली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मिलके बना देते हैं ट्रायड। ये देखिए ये टी ट्यूब्यूल्स, इस तरफ वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरफ वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मिलके बना देते हैं ट्रायड्स। तो ये देखिए ये ट्रायड एक, यानी कि ये दो ट्यूब्यूल्स और एक ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये टी ट्यूब्यूल, ट्रायड्स, ये मिलके ट्रायड्स बना रहे हैं। अब होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है मसल की कॉन्ट्रैक्शन का? नर्व इंपल्स इज कैरीड थ्रू द टी ट्यूब्यूल टू एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The calcium gate of the sarcoplasmic reticulum open, releasing calcium into the cytosol, binding the calcium ion to the troponin molecules of the thin filament. The binding sites are exposed and cross bridges with myosin can form and contraction occur। तो स्टूडेंट ये देखें ये मैसेज आया, ये देखिए एसिटाइलकोलिन ACH से जाहिर किया गया, इसको एसिटाइलकोलाइन भी पढ़ते हैं, एसिटाइलकोलिन भी पढ़ते हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया, ये फिर जो मैसेज है ये देखें ये मैसेज यहां से गुजरता हुआ, ये देखिए ये मेम्ब्रेन है जिसे हम सार्कोलेमा, जिसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसको सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। यानी कि ये कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा, इसको हम सार्कोलेमा भी कहते हैं। अब मैसेज यहां से मूव करता हुआ टी ट्यूब्यूल से मैसेज यहां से मूव करता हुआ, देखिए स्टूडेंट ये वाले जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैसेज इनके पास आ गया। अब इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम वेसिकल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होती हैं, कैल्शियम ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, ये जैसे ही मैसेज आता है ये कैल्शियम आयन को रिलीज कर देते हैं। कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं, ये कैल्शियम आयन चूंकि इन मेम्ब्रेन ने, ये जो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इन्होंने मायोफिब्रिल को सराउंड किया हुआ है। देखिए इन्होंने ये वाला जो रेड वाला है, इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इन मायोफिब्रिल्स को सराउंड किया हुआ है। तो जो सराउंड किया हुआ है, तो कैल्शियम आयन जब यहां से निकलेंगे तो ये जो मायोफिब्रिल जो है, इनमें जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा तो ये असल में मैसेज होगा फॉर द ट्रोपोमायोसिन कि जो उसने एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ है उनको एक्सपोज कर दे। जब कैल्शियम आयन बाइंड होगा ट्रोपोनिन के साथ, ये मैसेज था ट्रोपोमायोसिन के लिए कि वो जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंडिंग साइट थी, ये देखिए जो आपको बाइंडिंग साइट्स नजर आ रही, इन बाइंडिंग साइट्स को ओपन कर दे। जैसे ही बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएंगी तो ये वाले जो क्रॉस ब्रिजेस है, क्रॉस ब्रिजेस यानी कि जो मायोसिन हेड है, ये एक्टिन की एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होंगे बाइंडिंग साइट के साथ। इसका मतलब अब यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैल्शियम आयन यहाँ से रिलीज होगी। कैल्शियम आयन ने जो काम करना था वो कर चुका।
अब कैल्शियम आयन रिलीज होकर दोबारा इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा और इसी असना में एटीपी के मॉलिक्यूल इस क्रॉस ब्रिज को आके ब्रेक डाउन कर देंगे। जब एटीपी के मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे, देखिए अब मसल दोबारा रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को कंट्रोल करती है। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम इज कॉन्टिन्यूअस सिस्टम of sarcotubules extending throughout the sarcoplasm around each myofibril। इन्होंने myofibril को सराउंड किया हुआ है कि इन्होंने sarcotubules ने। It is like endoplasmic reticulum but devoid of ribosome। इनमें ribosomes नहीं होते and exhibit a highly specialized repeating pattern। ये देखिए, ये highly specialized repeating pattern में ये देखिए इधर भी इधर भी इधर भी आगे और भी, ये इनका एक रिपीटिंग पैटर्न है जिसके जरिए ये एक हाईली ऑर्गेनाइज पैटर्न में यहां पे रिपीटिंग पैटर्न में मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसको कैल्शियम आयन बाकायदा तौर पर रेगुलेट करते हैं। एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। एटीपी हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी में। अगर एटीपी होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर एटीपी नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। एटीपी का मेन सोर्स कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है जो हम फूड खाते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट के तौर पर हमें पता है कि एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स प्रोवाइड सप्लाई ऑफ एटीपी स्टोर्ड ग्लाइकोजन से। इफ मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अगर और भी एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर इसके साथ साथ क्रेटिन फॉस्फेट भी मौजूद होता है, इसकी ब्रेकडाउन से भी एनर्जी मिल रही होती है। इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है एंड वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट, अगर एक बंदा हैवी कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है लेकिन उसके पास इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा जब कोई ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका सांस तेजी से चल रहा होता है, तो द एटीपी रिक्वायरमेंट इज कंपनसेटेड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब सिस्टम शिफ्ट हो गया, क्यों? जितनी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए वो उतनी मिल नहीं रही। अब क्या होगा? एरोबिक से एनारोबिक वाली कंडीशन आ गई। इसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर। हमें पता लैक्टिक एसिड जब अक्यूमुलेट होगा तो अल्टीमेटली वो मसल फटीग कॉज करेगा, मसल थक जाएंगे। आपने देखा होगा एक एथलीट है, वो कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो वो थोड़ी देर बाद थकन का एहसास होता है, वो कहता है जी मैं थक गया हूं, अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता, मजीद एक्सरसाइज नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि जितनी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं मिल रही, उसका सिस्टम शिफ्ट हुआ एरोबिक से एनारोबिक में। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और लैक्टिक एसिड मसल फटीग कॉज करेगा। आपने देखो कि मसल में दर्द शुरू हो जाती है, हम भी कोई हैवी काम करें, कोई हार्ड एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल में दर्द शुरू हो जाती है, हम कहते हैं लो भाई अब नहीं काम होता, अब मुझे जरा रिलैक्स करने दो। जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है वो मसल फटीग कॉज करता है। एट रेस्ट, जब वो बंदा रिलैक्स हो रहा होता है, 1/5 लैक्टिक एसिड यानी कि 20% लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली। जब वो रिलैक्स होता है तो फिर सिस्टम फिर शिफ्ट होता है एनारोबिक से एरोबिक। इसके रिजल्ट के तौर पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 20% लैक्टिक एसिड को उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। बाकी जो है इसकी कन्वर्जन से जो एनर्जी मिलती है फिर वो रिमेनिंग 80% जो लैक्टिक एसिड होता है उसको फिर इसकी एनर्जी को यूज करते हुए दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मसल, के जो एक्सरसाइज है उसके एक्सरसाइज का मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क अ मसल डज इज रिफ्लेक्टेड इन चेंज इन द मसल इटसेल्फ। जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो बंदा हैवी वर्क करता है उसके मसल के अंदर चेंजेस आती हैं और ये उसके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? व्हेन मसल्स आर यूज्ड एक्टिवली दे इंक्रीज इन साइज, मसल साइज भी इंक्रीज करके। आपने देखोगा बॉडी बिल्डर के मसल कितने डेवलप हुए होते हैं, वो लोग जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल कितने डेवलप हुए होते हैं। दे इंक्रीज इन साइज और स्ट्रेंथ एंड बिकम मोर एफिशिएंट एंड फटीग रेजिस्टेंट। अब जो बंदा मुसलसल और रेगुलर एक्सरसाइज करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल जो हैं वो फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं और मसल एफिशिएंट हो जाते हैं। Aerobic exercise such as swimming, jogging, fast walking result in several changes in the skeletal muscle
स्विमिंग की वजह से, जॉगिंग की वजह से, फास्ट वॉकिंग की वजह से स्केलेटल मसल में चेंजेस आती हैं। क्या चेंजेस आती हैं? कैपिलरीज सराउंडिंग द मसल फाइबर्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया विद इन देम इंक्रीज। अब कैपिलरीज ज्यादा ग्रो करेंगे उन मसल के अंदर जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद, चूंकि उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बढ़ेगी। तो फिर रिजल्ट क्या होगा? एंड द फाइबर सिंथेसिस मोर मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमें पता है कि ये प्रोटीन मसल्स में होती है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करती है, इसकी तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। These changes result in more efficient muscle metabolism and resistant to fatigue। फिर ऐसे मसल जो है वो जल्दी थकेंगे भी नहीं और बहुत ज्यादा हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी इनके अंदर होती रहेगी। कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ द मसल। अगर कोई बंदा हैवी एक्सरसाइज नहीं करेगा, घर में बैठा रहेगा, वैसे ही बैठा रहेगा, सुस्ती काहली उसके ऊपर राज करेगी, तो रिजल्ट क्या होगा कि उसको लीड्स टू मसल वीकनेस एंड सीवियर एट्रोफी। एट्रोफी क्या है? एट्रोफी इज अ डिक्रीज इन साइज, मीन डिजनरेशन और श्रिंकेज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, मसल के साइज। ये किसी डिजीज की वजह से भी हो सकती है या लेजीनेस की वजह से भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में मसल वीक हो जाते हैं, इनका साइज डिक्रीज हो जाता है, डीजनरेशन हो सकती है, श्रिंकेज हो सकती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रोफी। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।